करते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे तो पहले तो क्षमा क्षमा प्रार्थना हम प्रार्थना मांगते हैं कि लेट हो गया थोड़ा क्लिनिक से आते समय। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम गया का रहने वाले हैं। जी जी। गया से हम बिलोंग करते हैं। गया में एक बजीरगंज जगह है, ठीक है ना, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। वैसे जी श्रवण एवं बाक रोग विशेषज्ञ हैं। जी जी। तो आज मेरा जो टॉपिक है स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड इशू पे है। अभी सबसे ज़्यादा तो वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म के बारे में पहले हम समझाना चाहते हैं। अभी जितने भी बड़े बड़े टाउन में रहते हैं या हाई फाई सिटी में रहते हैं, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सिटी में तो बहुत सारे बच्चा अभी जो मेरे पास आ रहा है वो ज़्यादा वर्चुअल ऑटिज्म का पेशेंट आ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म मीन्स कहने का अर्थ है कि मोबाइल एडिक्टेड। ठीक है, मोबाइल एडिक्टेड बच्चा, जैसे एक ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म जो होता है वो जन्मजात ऑटिज्म होता है, उसको हिंदी में हम लोग मंदबुद्धि बोलते हैं। तो एक ऑटिज्म हो गया, एक दूसरा हो गया वर्चुअल ऑटिज्म। जैसे हम लोग को पढ़ना था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसी तरह से ऑटिज्म एक है। ऑटिज्म प्योर ऑटिज्म का जो है साइन एंड सिम्टम है आई कांटेक्ट पुअर होना, आँख से आँख बच्चा नहीं मिला पाता है, बच्चा में अटेंशन नहीं होता है। ठीक है, बच्चा में क्या है कि सोशलाइजेशन नहीं होता है। तो उसके बाद क्या है कि बच्चा बोल भी नहीं पाता है वो। और उसके बाद क्या है ना कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है और हाइपर एक्टिविटी होता है। ये तो चाइल्ड में हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके मोबाइल एडिक्शन के कारण एडल्ट में भी होते जा रहा है। उसका भी बिहेवियर इशू, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा टेंशन या लेट सोना, ये मोबाइल एडिक्शन से बच्चा को तो असर दे ही रहा है, लेकिन अब तो एडल्ट में भी अब आने लगा है। तो ये हो गया ऑटिज्म का साइन एंड सिम्टम। तो एक आता है वर्चुअल ऑटिज्म, वो ऑटिज्म जैसा ही साइन एंड सिम्टम रहता है उसका, लेकिन वो डुप्लीकेट ऑटिज्म इसको बोला जाता है। वो ठीक होता है, ऑटिज्म तो ठीक होने का चांस 60% होता है, 40% नहीं हो पाता है। बट वर्चुअल ऑटिज्म जो है उसका भी आई कॉन्टेक्ट पुअर होता है, अटेंशन भी उसका पुअर होता है, उसका भी सीटिंग इशू होता है। तो लेकिन वो बच्चे में साइन एंड सिम्टम ऐसे होते हैं कि 1.5 साल तक, 2 साल तक वो बच्चे अच्छे होते, नॉर्मल। डुप्लीकेट ऑटिज्म आया, वर्चुअल ऑटिज्म, 1.5 साल 2 साल तक जो बच्चा होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब अच्छे से सब कुछ, आई कांटेक्ट उसका अच्छा, अटेंशन भी अच्छा, सीटिंग भी उसका अच्छा, सोशलाइजेशन भी उसका। लेकिन इतना ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग उनके माता पिता के द्वारा दे दिया जाता है। बाबू दूध नहीं पी रहा है तो मोबाइल दे दो, बाबू खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दो, बाबू ये नहीं कर रहा है तो मोबाइल दे दो। सिंपल सा सब गार्जियन अब सोच लें कि मोबाइल अगर देने से अगर बाबू मेरा खाना खा लेता है तो 2 चम्मच उसको खिला देंगे। और ये आगे जाके इतना खतरनाक हो गया है कि अभी हर 10 में से 2 बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार है, वो मोबाइल से। ऑटिज्म तो चलिए जन्मजात है तो उसमें नहीं कुछ बोल सकते, भगवान का भी दिया हुआ चीज़ है। लेकिन वर्चुअल जो हम लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, वो तो हम लोग अगर उसमें नहीं रोक पाएंगे तो ये बहुत आगे जाके दिक्कत होने वाला है। हर घर का, पहले ये बड़े बड़े सिटी में होता था, अब तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ जो जहाँ पे मेरा क्लिनिक है, अब गांव के लोग पेशेंट जो आ रहे हैं वो भी वर्चुअल ऑटिज्म होते जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि बच्चा को 2 से 5 साल के बीच में मोबाइल नहीं देना है, नहीं तो फिर आगे जाके बहुत पछताना पड़ेगा। चंदन जी, जैसे अभी बच्चों की तो बात है ही, बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता भी इसका शिकार हो रहे हैं। हाँ जैसे तो बच्चे उस लोग, हाँ। ऐसे देखिए, पहला टॉपिक तो हम लेते हैं कि जिनके भी बाबू ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म है, ठीक है, उनके तो माता पिता खुद टेंशन और डिप्रेशन का तो वो चीज़ में आ ही जाते, और बिहेवियर इस उनका भी होते जाते रहा बाबू को देख के। लेकिन अभी हम लोग में जो मोबाइल का लत लग गया है, इससे क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि मोबाइल एडिक्टेड होने के बाद सबसे बड़ा चेंजिंग आता है बिहेवियर चेंजिंग। बिहेवियर चेंजिंग होता है तो चाइल्ड में तो है कि बिहेवियर चेंजिंग होता है तो हम लोग सेंसरी इंट्रीगेशन थेरेपी देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडल्ट में कौन सा हम लोग इंट्रीगेशन देंगे? एडल्ट में तो वही दवाई अपना खाते रहिए, और तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एडल्ट को तो हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन भी नहीं दे सकते हैं। बच्चा को तो चलिए कि थेरेपी दे सकते हैं, बच्चा को ठीक कर सकते हैं, एडल्ट को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एडल्ट फिर अब साइक्रेटिक के पास जाते हैं। लेकिन हम लोग यही कोशिश कीजिए कि आप लोग मोबाइल से जितना दूर रहे। और ख़ास करके अभी एक रिसर्च में आया है कि प्रेगनेंसी के समय 6 to 9 मंथ के बीच में महिलाओं को भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए।
उसका जो अभी रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन से क्या है ना, कुछ बच्चा में क्या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जा रहा है, हियरिंग इशू हो जा रहा है, क्योंकि अभी 10 में से एक बच्चा हियरिंग इशू भी हो रहा है जन्मजात। तो ये सब मोबाइल का ही देन, मोबाइल से आप लोग दूर रहिए, जितना कोशिश करें दूर रखें। और प्रेगनेंसी में जो औरत रहते हैं या जो भी लेडीज़ हैं, उनको तो एकदम हर हाल में मोबाइल से एकदम दूर रहना है। 6 to 9 मंथ के बीच में मोबाइल पर योग नहीं करना है। जी, अभी एक हम लोग के साथ प्रेमलता जी जुड़ी हैं, उनका हैंड रेज़ था। हम लोग चाहेंगे कि हाँ, प्रेमलता जी, अगर आपके पास कुछ प्रश्न है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप जी, उसके नहीं बाद भाई साहब, निरंजन जी। गलती से हैंडरेज हो गया था। धन्यवाद। और हम टॉपिक अब स्टार्ट करें अपना सब। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है चंदन जी। हाँ, तो क्या टॉपिक आप लोग क्या जानना चाहते हैं, हियरिंग लॉस के बारे में, या स्पीच डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, या लैंग्वेज डिसऑर्डर? जी, देखिए अभी हमारे साथ प्रियरंजन जी जुड़े हैं, तो इनके साथ स्पीच के बारे में थोड़ा-सा प्रश्न है, तो ये चाहेंगे कि अपना प्रश्न करें। चंदन जी, आप इनको अच्छे से बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रियरंजन जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। हमारा क्या है सर कि थोड़ा-थोड़ा जैसे आवाज़ फँसता है, ठीक है? हाँ। तो एक बार हम एम्स दिल्ली में दिखाए थे, जब वहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा फ़ास्ट बोलते हैं, उसको स्लो कीजिए। जैसे एग्ज़ाम्पल बताया था कि जनवरी, फरवरी, उसको जनवरी, फॉर आपका जो फ़ास्ट बोलने का है, उसको स्लो कीजिएगा तो वो सही होगा। तो सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये कहाँ है? सर गया आपका आपका घर कहाँ हुआ? टिहरी ऑन सोन, ऐसे हमारा गाँव अरवल जिला हुआ। तो आप आ जाइए, नवादा आ सकते हैं। नवादा। हाँ सर, आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहता देखिए, है। हाँ, इसका क्या है ना कि फास्ट ऑफ स्पीच जो होता है, किसी-किसी का तेज़ आता है, जैसे इसमें बहुत सारा होता है। एक आता है स्टैमरिंग आता है, एक स्टटिंग आता है, ठीक है? हकलाना, ठीक है? मिस आर्टिकुलेशन मीन्स तुतलाना होता है। लेकिन फास्ट ऑफ स्पीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है? एक फ़ोनेशन जो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, वो एक्सरसाइज़ करना रहता है, ठीक है? और कुछ भी पेपर पढ़िए, तो आराम से पढ़िए, एक लंबा साँस लीजिए और छोड़िए, और धीरे-धीरे, जैसे आपका नाम प्रेम रंजन है, हाँ, मेरा प्रिय नाम रंजन, जी। प्रेम रंजन है, एक लंबा सांस लेके रिलैक्स हो जाना है। इसी तरह से एक्सरसाइज करते करते वो जो फास्ट ऑफ स्पीच होता है, वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन का सेशन नहीं होता है, बहुत कम सेशन में, एक दो बार हम सिखा देंगे तो आप घर में भी ठीक हो जाइएगा। हाँ, तो सर हमको कहाँ आना पड़ेगा? नवादा? हाँ, नवादा आ जाना पड़ेगा, जेल रोड, अच्छा, जेल रोड। पुरानी ठीक जेल रोड है, है। ठीक है सर। अगर नंबर आप अगर दे सकते हैं तो हाँ, प्रियरंजन जी, मैं नंबर आपको सर का शेयर करूँगा, ठीक आप है, बात कर लीजिएगा हाँ, और वहाँ पहुँच भी जाइएगा और मिल भी ठीक लीजिएगा। ठीक है, अभी हमारे साथ गूगल और ग्लोबल एडमिन से जुड़े हैं प्रकाश प्रधान जी, तो इनका भी कुछ क्वेश्चंस है मोबाइल एडिक्शन पे, तो आपका स्वागत है प्रकाश जी। हाँ हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। और मैं प्रकाश प्रधान। क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा और जाना कि मोबाइल एडिक्शन के अवेयरनेस के ऊपर हम सेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथी जितने भी आदरणीय जुड़े हैं, भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी लोग फ़ोन से ही कनेक्टेड हैं। तो एक फ़ोन का संचार, और सबसे ज़्यादा एडिक्टेड मैं अपने आप को ही मानता हूँ दूसरों की तुलना में, क्योंकि जो भी हमारे काम है, चाहे किसी को मेल करना है या फिर कहीं पे जाना है या ड्यूटी टाइम है या फिर सारी चीज़ें जो भी हम लोगों के पास है वो फ़ोन से ही है। फ़ोन उठाना है, करना है, दिन भर में कुछ नहीं तो 50 से 60 फ़ोन कॉल आ जाते हैं, उनको अटेंड करना ही है। किसी को मेल करना है तो वो आप फ़ोन से ही कर पाएँगे। देखिए, व्हाट्सएप ये पे फ़ोन ये फ़ोन एडिक्टेड में नहीं आया। अगर आप ड्यूटी टाइम में हैं, अगर 8 घंटा आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो चलिए घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर काम है तो आप कर दीजिए। फ़ोन एडिक्टेड में नहीं है। आप घर में आके फिर 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक फ़ोन बिल्कुल, चला रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये फ़ोन एडिक्टेड में आ रहा है ना। आप मेल कर रहे हैं, आप काम तो हमेशा एनी टाइम थोड़ी फ़ोन से हुआ। कोई कॉल आया तो ठीक है आप मैं ना उठाएँ, या मेल मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था और नेक्स्ट यही था कि वो एक जर्नी के दौरान जैसे ही हम आते हैं या फिर स्लीपिंग टाइम में जाते हैं, तो एक बार फ़ोन का लास्ट अपडेट होता है। और ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ है कि एक बार हम इंस्टाग्राम खोल के चेक कर लें, एक फेसबुक की वीडियो चेक कर लें, और या तो वो उस वीडियो की काबिलियत होती है कि वो हमें उतनी देर देखने के लिए मजबूर करता है कि जो वीडियो को हमें 5 मिनट, 2 मिनट में ख़त्म कर देना चाहिए, वो 24 सेकंड या फिर कोई कुछ भी आ रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं। तो
एक एडिक्शन ये भी है हम लोगों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ होगा, मेरे साथ ही नहीं। और तो इनमें से आपको ये जानना चाहेंगे, हम सभी जानना चाहेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से डिक्रीज़ फ़ॉर्म में कर सकते हैं? क्या तरीका अपना के कम। देखिए, अगर फ़ोन से कोई भी एडिक्ट है, अगर अचानक से तो नहीं छूट सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हम क्या करेंगे ना, उसका टाइमिंग को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? अब हमको ठीक है, आदत है कि हम डेली वेब सीरीज़ देखते हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट तक देखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 पार्ट देख के रख दें। अगर उससे भी लगे कि नहीं हमको नींद नहीं आ रहा है, तो फ़ोन छीन रहे हैं, तो आप ऑफ़िस से आइए, उस टाइम के बाद अगर आपको फ्री मिले तो बगल में ग्राउंड रहे, तो शाम के समय तो सब फ्री ही रहते हैं, आराम से 2 चक्कर 3 चक्कर मारिए, थकान आ जाएगा, सो जाइएगा, सबसे बढ़िया बिल्कुल। उपाय है। शॉर्ट टाइम कीजिए, कोई भी चीज़, हम देखिए मेरा कहने का अर्थ है कि ये हम बताएं, पहला शॉर्ट, दूसरा बताएं कि आप आराम से शरीर को इतना थका दीजिए, आराम से ऑटोमेटिक मोबाइल तो आपके बगल में रहेगा, तो उसको टच नहीं कीजिएगा, खाना खाइएगा, नींद आ जाएगा। और नहीं तो फिर धीरे-धीरे अगर छोड़ना है तो फिर कीजिए क्या कि आराम से जो हम 5 वेब सीरीज़ 6 वेब सीरीज़ का पार्ट देखें, उसको 1 में ला दीजिए, 15 मिनट में ला जी। दीजिए। टाइमिंग को अपने मन पे कंट्रोल कीजिए। मन वाला जो चीज़ है ना, कोई डॉक्टर आपको अगर मन में आप बैठा लिए कि हमको हल्का-हल्का टाइम देखना है, तो अपने आप एडिक्टेड वाला ठीक हो जाएगा। बच्चा को तो थेरेपी देके ठीक कर सकते, एडल्ट को कैसे थेरेपी देंगे? बिल्कुल, एडल्ट को वही तो आपने समझा के स्टार्टिंग में। कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें और प्रकाश जी, इसमें थोड़ा-सा हम सहयोग करना चाहेंगे आप लोग को। जी। चंदन सर तो बता ही रहे हैं। एक छोटा-छोटा, जैसे हम लोग टेक्निकली वर्क करते हैं, उसमें छोटा-छोटा चीज़ पे ध्यान रखना है कि ख़ास करके अगर आप मोबाइल से बचना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, क्योंकि हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, नहीं तो आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो छोटा-छोटा चीज़ जैसे ही आप ऐड करते हैं, तो आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो नोटिफ़िकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि बहुत लोगों को देखेंगे कि रात में जब वो सोते हैं, तो बेड पे हमेशा साथ में मोबाइल लेकर के सोते हैं। ये काम बिल्कुल ही कभी ना करें, हमेशा सभी लोगों के लिए है, ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। और बहुत सारा आप देखेंगे कि जब एप्लीकेशन लोग इंस्टॉल करके और छोड़ देते हैं उसको, तो जितना भी अनवांटेड एप्लीकेशन है मोबाइल में, आप उसको भी हटा दिया कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब कभी क्या होता है कि फालतू का भी हम लोग अननेसेसरी मोबाइल के उसमें ध्यान देते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो वो चीज़ एक हटाना है। दूसरा चीज़ है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए, अभी तो स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, प्रयास ये करना है कि बहुत लोगों को आप देखेंगे कि एक छोटा वाला 1100 का 1200 वाला जो मोबाइल आता है, लोग उसको रखता है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो हमारी लत है ना, वो कभी लगेगी ही नहीं। ये एक तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, अभी भी स्मार्टफ़ोन नहीं रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्मार्ट लोग स्मार्टफ़ोन रखे हैं, बट उसका उपयोग सही रूप में कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को छोटा-छोटा चीज़ हम लोग समय दे सकते हैं, मतलब उपयोग उसको कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। और दूसरा इसमें हम माफ़ी चाहेंगे इंटरप्शन के लिए। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, तो वो एक सिंपल टर्म में अपना हैंड रेज़ करें और हैंड रेज़ करने के साथ एक बार प्लीज़ चंदन भैया को अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप अपने प्रश्न को सरलता से रखें। जी, प्रेमलता जी, आपने हैंड रेज़ किया है। प्रणाम, स्वागत है। जी, जी भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ और सोशल मीडिया में स्वाध्याय वगैरह करती रहती हूँ मोबाइल से। तो हम लोग कभी मोबाइल से दिन भर कनेक्टेड ही रहते हैं। कभी मोबाइल से पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, कभी ये पुस्तक को भी इससे भी स्वाध्याय करते हैं। तो मैं हूँ झारखंड से, जी। धनबाद जिले गोमो से, और मेरा मायका नवादा जिला ही है, कौआकोल। सभी लोग वहाँ रहते अब नहीं है, इधर-उधर रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आना-जाना होता है हम लोग का। तो मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब से कि वे नवादा जेल रोड में प्रैक्टिस करते हैं क्या? हाँ, हाँ, प्रैक्टिस ही करते हैं। जी, जेल रोड में बैठते हैं। हाँ, हाँ, पुरानी जेल रोड में, और वहाँ का एक हॉस्पिटल है मेडी स्टार सुपर स्पेशलिस्ट, वहाँ भी देते हैं समय। जी। अच्छा, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट बोले आप हैं?
श्रवण एवं वाक रोग विशेषज्ञ हैं, सुनने एवं बोलने संबंधित स्पेशलिस्ट। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे प्लीज, थोड़ा सा हम लोग दीदी भी मतलब कोई माफी ऐसा चाहेंगे, रहेगा तो मैं। जी माफी चाहूंगा, कांटेक्ट नंबर हम पर्सनल डिस्कस कर लेंगे। माफी चाहेंगे, सेशन हमारा दूसरे तरफ है और उन टॉपिक्स पे हम ठीक चर्चा ठीक करें तो ठीक ठीक ज्यादा ठीक बेहतर ठीक। है। जी जी, हाँ हाँ, माफी टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी अपना। धन्यवाद धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन रेज है, अनुराधा हैंड रेज की है। जी दी बताइए। हेलो। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही, बताओ। हाँ चंदन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा अनुराधा राय नाम है और मैं यूपी की हूँ, बट अभी मैं उड़ीसा में रहती हूँ और मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी एमबीए कर रही हूँ। यस मैम। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे हम वर्किंग लोगों को, जैसा कि प्रकाश ने बताया कि 50 कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं एंड एक्सेट्रा, तो उसको अटेंड करना पड़ता है। तो हम यहाँ साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि वो एडिक्शन नहीं हुआ, वो काम हुआ, वो नीड है हमारी। बट नहीं देखिए, साइड इफेक्ट को तो ये नहीं पता है ना कि वो हमारी नीड है कि एडिक्शन है। वो अपना साइड इफेक्ट तो देगा ही, और चाहे नीड हो या एडिक्शन हो। नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि अगर मोबाइल को हम 2 घंटा 3 घंटा अगर यूज करते हैं, वो एडिक्टेड में नहीं आता है। अगर मोबाइल के बिना हमको नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल लेके हम 3-3 बजे तक सो रहे हैं, उसके बाद मूवी देख के सो रहे हैं, फिर सुबह में उठे फिर मोबाइल ले रहे, वो एडिक्टेड हुआ ना। अगर अगर आप 24 घंटा का समय में 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप एडिक्टेड तो नहीं है, आप तो काम के लिए मोबाइल से प्रयोग कर रहे हैं। जो ज़्यादा जैसे कि होता क्या है कि आप ऑफिस टाइम में है, तो ऑफिस टाइम तो 8 घंटा तो आप फ़ोन लगातार नहीं यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आपको काम करना है, आप लैपटॉप से काम करते होंगे, फ़ोन आता होगा अर्जेंट, आप उठाते होंगे, मेल करना होता होगा तो आप लैपटॉप से ही मेल करते हैं। लेकिन घर में जाने के बाद जो ज़्यादा टाइम 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा मोबाइल पे, वो एडिक्टेड कब हुआ? जब से 3 से 4 घंटा कोई मोबाइल यूज किया तो वो एडिक्टेड में नहीं आता है मैम, वो तो सबको ये भी यूज कर रहा है। नॉर्मल 100 में से नहीं, लगभग 3 से 4 घंटा तो नॉर्मली होता है, पर जिसका काम ही है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या वेब डेवलपर है, इसकी बात मैं कर रही हूँ, तो वो तो यूज करेगा। कभी उसका फॉरेन मीटिंग होता है, कभी टाइम का भी पता नहीं होता कि किस टाइम पे मीटिंग तो होगा। वो और लैपटॉप से ना ज़्यादा टाइम आप लोग यूज करते होंगे कि तो फ़ोन से सब आप कुछ? कहना चाहते हैं कि लैपटॉप यूज करने का साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, उतना नहीं है जितना फ़ोन से है। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि मैं 2-3 महीने पहले अपना आई टेस्ट कराने गई थी। मुझे बहुत लगभग 10 साल से मैं चश्मा यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था तो आई टेस्ट कराने, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों के साइड इफेक्ट हैं, मोबाइल और तो लैपटॉप जितना से कम। डॉक्टर ने ये बोला होगा कि ज़्यादा टाइम देखने से ये चीज़ बोला होगा, ये तो नहीं बोला वो होगा कि उसके। बोला कि अगर सॉरी टू इतना से मतलब अनुराधा, मुद्दा से हम लोग बिल्कुल अलग जा रहे हैं, माफी अलग जा चाहेंगे। रहा है, ये बात नहीं है। हाँ, और टॉपिक को समझने की माफी चाहेंगे, प्लीज चंदन भैया, टॉपिक को समझने की सभी लोग कोशिश कीजिए। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? जो सबके एक जेन्युइन प्रश्न है कि वर्किंग कल्चर, वो अलग चीज हो गई, वो उस पे चर्चा हो चुकी है। जो आपका काम है वो आपको किसी न किसी रूप में करना ही होगा। दूसरा जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, वो एडिक्शन रात को जब हम सोने जा रहे हैं तो फ़ोन देखना। जब हमारी सुबह नींद खुल रही है तब हम आधे 1 घंटे या 2 घंटे हाँ फ़ोन हाँ। को बेड बेड टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा और मेन आज टॉपिक यही है कि हम लोग चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं जो हम बेड टाइम पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सोने जा रहा है तो वो 3-4 घंटे 2-3 घंटे वेब सीरीज़, फ़ेसबुक रील्स या ये सारी चीज़ें देखकर अ, ऑन कर रहा है या सो रहा है, या फिर वो सुबह उठ रहे हैं तो वो बेड टाइम पे ही चाय से पहले वो 1-2 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं या फिर सारी चीज़ें देख रहे हैं। सो प्लीज़ अभी हम लोग इन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। लास्ट अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं। जी, स्वागत। और सर ये है कि बच्चों को गेम का हैबिट बहुत ज़्यादा लग गया है। जैसे मेरा बच्चा है क्या कि सुबह उठता है, अगर कोई नहीं 6-7 बजे उठ जाएगा तो गेम चालू कर देगा और गेम खेलते-खेलते पूरा दिन भर गेम खेलता है।
मैं उसको कितने दिया था तो मतलब 11 साल 11 साल का बच्चा है। हाँ अभी उसका सब कुछ बिहेवियर ये सब तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना? नॉर्मल छीन लीजिएगा ना उससे फ़ोन तो उसके बाद उसका गुस्सा देखिए। हाँ, तो वो तो हाइपर एक्टिविटी आ गया उसमें। हाँ, तो वही है सर और उसको भी जॉइन कराया हूँ, सुन रहा है उधर से। एक और आईडी से उसको जॉइन कराया हूँ इसीलिए। मैंने जैसे ही देखा सत्या भैया का स्टेटस तो मैं इनसे पूछा कि ये कब सेशन है, मैं जॉइन ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरा बच्चा इसमें सही में एडिक्टेड हो गया है। उसको क्या कीजिए ना कि धीरे-धीरे बच्चे अगर बच्चा है तो उसको उससे बोलिए, बोलने के लिए हम थोड़ा-सा 2 मिनट बात करना है उससे। बाबू हेलो रुकिए उसको बुला के लाते हैं। बाबू इधर आइए। है ना। हाँ, बोला है। ये है ना। कैसे सभी को हो? प्रणाम कीजिए। ठीक है अंकल। मोबाइल यूज़ क्यों करते हैं इतना? थोड़ा गेम खेलने के लिए। हाँ, गेम खेलने के लिए तो नहीं खेलना है उतना गेम, ठीक है? वो उससे दिक्कत हो जाएगा ना। अभी आप इतने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अंकल को प्रणाम किए, कल हो कि आप कौन अंकल है आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंकल को प्रणाम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इससे बचिए, ठीक है ना? वो दिक्कत हो जाएगा, मोबाइल यूज़ ना कीजिए उतना। ओके। चलिए हम अपना टॉपिक पे अब आते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाए। बहुत सारे जी, टॉपिक बिल्कुल। पे हम जाएँगे क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है उतना। चंदन जी, यहाँ ठीक पे है। एक वर्चुअल ऑप्टिंग पे एक क्वेश्चन आया है ईश्वर चंद्र जी का। तो वो बोल रहे हैं कि कैसे उसको वर्चुअल ऑप्टिंग को दूर करने का कुछ उपाय बताइए प्लीज़। वर्चुअल ऑटिज़्म के लिए कहाँ के रहने वाले हैं वो? ईश्वर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके अपना परिचय भी दे सकते हैं। ये हरियाणा से हैं। हरियाणा में कहाँ के रहने वाले हैं? ये चैट में मैसेज कर रहे हैं हिसार से। ठीक है, हिसार में मेरा है एक दोस्त। ठीक है, आप कीजिए क्या ना कि कोई अच्छे सेंटर, कहीं भी अच्छा सेंटर, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट क्लिनिक में जाइए, ठीक है ना? अभी हम कुछ आपको ऐसा कुछ बता देते हैं जो कि जिससे कि आप घर में भी थेरेपी करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि वर्चुअल ऑटिज़्म बच्चे को क्या है ना कि पहले सीटिंग इशू होता है, तो पहले उसको कोशिश कीजिए आप कि 15 से 20 मिनट पहला स्टेप है कि उसको बैठाइए। दूसरा है कि अटेंशन थेरेपी के लिए उसको पजल एक्सरसाइज करवाइए, एबकस करवाइए, ठीक है? उसके बाद क्या है अटेंशन के लिए क्या है कि रूम अंधेरा करके लेजर लाइट का प्रयोग कीजिए। ये फर्स्ट हो गया अटेंशन के लिए। सबसे पहला सीटिंग हुआ, 15 से 20 मिनट बैठाना है। उसके बाद ओरोमोटर एक्सरसाइज करवाइए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिंगर को ऐसे रख के राउंड ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है दोनों साइड, ठीक है? उसके बाद क्या है कि अटेंशन करना है। अटेंशन के लिए पजल एबकस वाला गेम स्टार्ट करना है। उसके बाद आई कांटेक्ट के लिए आपको लेजर लाइट का प्रयोग करना है या रूम अंधेरा करके कोई ऐसा चमकीला लाइट जिसको वो ध्यान से देखे, उससे वो उसका आई कांटेक्ट अच्छा आ जाएगा। उसके बाद उसका है कि बिहेवियर पे काम करना है। बच्चा का आप 20 से 25 सेशन करवाइएगा तो आई कांटेक्ट अटेंशन आ जाएगा। उसके बाद बिहेवियर पे काम कीजिए। बिहेवियर ठीक करने के लिए आपको आप अपने से नहीं कर सकते, ये ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के पास आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होता है, वो आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना? और कुछ पूछना है? हेलो हेलो नहीं चंदन, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। आप अपने टॉपिक को जो डिस्कशन में करते हैं। बहुत सारे लोगों का जब हाँ टॉपिक पे हम लोग का डिस्कशन होगा तो ऑटोमेटिक छोटा मोटा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग कभी इसमें हाँ अभी अच्छा, ठीक है। शायद हम मैं एक चीज़ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इनको शायद बोलने में भी कुछ परेशानी है चंदन जी। तो अगर बच्चा को बार नहीं, वर्चुअल क्योंकि चैट कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि इनको अगर अभी बुला करके कुछ 1-2 मिनट बात करें तो हो सकता है कि पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। तो ऐड कीजिए ना उनको, बुलवाइए आप अगर अगर बोलना आना चाहते चाहते हैं हैं। ईश्वर जी तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग इसलिए अपॉर्चुनिटी आप लोग को है
कि आप अगर कहीं डॉक्टर के पास जाएँगे या फिर बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जैसे आज हमारी और भी लोगों से बात हो रही थी, उनको ख़ास करके गाँव में चंदन जी, लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चों में प्रॉब्लम है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि 3 साल के बच्चे जो हैं, शुरू से वो बोल नहीं रहे हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, ये इंतज़ार में कि बच्चा हो सकता है कि 4 साल का हो जाएगा या 5 साल का होगा तो फिर बोलना शुरू करेगा, नहीं, नहीं राइट? ऐसा कुछ अब क्या है कि जो बच्चा नहीं बोलता है ना, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है बच्चा, उसमें 90% बच्चा नहीं सुनता है। हाँ, तो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम लोगों को गाँव में आता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि बात करना है या नहीं करना है, डॉक्टर से किस डॉक्टर से मिलें, लोगों को ये भी पता नहीं होता है। तो इसलिए ये टॉपिक रखा गया है कि ताकि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके डाउट उसको क्लियर किया जाए। हाँ, तो आप लोग इसीलिए आज तो हम हियर करेक्ट, इसीलिए हम आज मेरा जो टॉपिक है कंडक्टिव मिक्स एंड सेंसोरी न्यूरली कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बारे में बताएंगे। मिक्स हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, एडल्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है हियरिंग टेस्ट के लिए, चाइल्ड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, उससे क्या किसके पास जाके दिखाना है, इससे सारी परेशानियां खत्म हो जाएगा। जो भी हमसे जुड़े ठीक है, हैं आप उनको पता कंटिन्यू चला कीजिए। जाएगा। अगर बीच में किसी का क्वेश्चन हुआ, तो हम लोग बीच में ही ले लेंगे, 1-2 मिनट 30 सेकंड जो भी है समय निकाल कर के आप कंटिन्यू हाँ, कीजिए हम प्लीज़। पहले आपको हियरिंग लॉस के बारे में स्टार्ट करते हैं। हियरिंग लॉस है क्या, उसके बाद कितने टाइप है, डिग्री क्या है, उसके बाद कैसे हियरिंग लॉस से बचे। ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो। बिल्कुल, बिल्कुल चल जी 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 जी। हाँ हाँ, अभी क्या है, अभी सबसे पहला जो हम चल रहे हैं कि स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं ये कि अभी जो हियरिंग लॉस आ रहा है, सडन हियरिंग लॉस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डीजे उजे के पास से डांस में जा रहे हैं या पटाखा फूटने से या कुछ होने से ऐसा, इस पे पहले हम सडन पे बात करेंगे, सडन हियरिंग लॉस क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे NIHL क्या होता है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ये सब भी टॉपिक हम रखेंगे। सडन हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो ईयरफोन से भी हो रहा है, 4K पे लॉस हो रहा है, फिर बाद में टिनाइटस का उत्पन्न ले रहा है, कान में सनसनाहट वाली समस्या, सब टॉपिक हम रखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रणाम सभी सबसे को। पहले डॉक्टर साहब प्रणाम सभी को। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ, ये मोबाइल की जो समस्या है ना, बच्चों में बड़ों में, बड़े तो जानबूझ के इसमें लगे रहते हैं और बच्चों को तो माँ बाप ही देते हैं। हाँ हाँ हम माँ बाप को वही पकड़ाते हैं, तो माँ बाप भी क्यों क्यों इस बात के लिए सजग रहते हैं। वो क्यों बच्चों को खिलाते हैं, खाना खिला रहे तो मोबाइल दिखा रहे हैं, हाथ में दे दिया। ये सब भी तो बंद होना चाहिए। हाँ, तो यही चीज तो हम स्टार्टिंग में बोले थे कि उसके लिए जिम्मेवार माँ बाप हैं। बच्चा थोड़ी, हाँ, बच्चा को क्या पता, बच्चा को मोबाइल दे रहा है बच्चा को खाना खिलाने के लिए, और बाद में फिर वही माता पिता आके फिर क्लिनिक में रोते हैं कि मेरा बाबू को कैसे ठीक कर दीजिए, आज के बाद हम मोबाइल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो जब वो एडिक्टेड हो गया तो फिर अब मोबाइल नहीं दीजिएगा। उसका क्या होता है कि अगर उसका नाम रोहन है, हम रोहन से चिल्लाते हैं रोहन, तो नहीं सुनता है, मोबाइल जैसे ही बजाय दौड़े हुए वो आता है। ठीक है, तो बड़ों को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल जरूरी है बड़ों के ऊपर भी। तो वही इसी के लिए ना, अवेयरनेस के लिए तो हम आ रहे हैं, इसी अवेयरनेस के लिए तो हमने पहले ये दो चीज टॉपिक रखा। लोग को नहीं पता, लोग को तो लगता है कि चलो मेरा बाबू खाना खा लेगा, लेकिन ये उनको नहीं पता। अगर ये अवेयरनेस रहता कि मोबाइल से ऐसा दिक्कत होता तो वो अपने बच्चे को मोबाइल कोई भी नहीं माता पिता देंगे। वो भी अवेयरनेस नहीं है, इसी के कारण ये समस्या हो रहा है। जी चंदन जी, कंटिन्यू। ठीक है ना, सबसे पहले हम चलते हैं हियरिंग लॉस पे, उसके बाद हम लंबा सेशन आज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, हम फ्री हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हियरिंग लॉस पे चलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा केस में कौन सा हियरिंग लॉस आ सकता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं NIHL। ठीक है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो होता है वो एयरफोन से होता है, डीजे से होता है। ठीक है, और NIHL कभी वापस नहीं आता है। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का कोई उपाय नहीं है, इसलिए जितने भी लोग ईयरफोन लगाते हैं वो भी सतर्क हो जाए, क्योंकि ईयरफोन से 4K पे हियरिंग लॉस जा रहा है, वो भी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और वो आगे जाके टिनाइटस उत्पन्न कर रहा है, जो कान में सनसनाहट सीटी जैसा समस्या है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन से बचे, हर हाल में ईयरफोन लगाना बंद कीजिए। अगर प्रयोग करना है एकदम अर्जेंट है, लाइब्रेरी जाना है, हेडफोन का प्रयोग कीजिए और 50 से कम वॉल्यूम रखें, नहीं तो आप हियरिंग लॉस का शिकार हो जाएंगे ईयरफोन लगाने से, और इसका कोई दवाई दारू नहीं है।
ईयरफोन वाला का कोई दवाई दारू नहीं है, वो आगे जाके टिनाइटस में रूप में ले रहा है, सनसनाहट वाली समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब दूसरा है कि किसी को अचानक डीजे वीजे का आवाज़ के पास गए, अचानक सा हियरिंग लॉस हो गया, आप तुरंत सडन 72 घंटा के अंदर आप ईएनटी सर्जन के पास पहुंच जाएं, नहीं तो वो सडन जो है परमानेंट में बदल जाएगा। अभी क्या है, आफ्टर कोविड के बाद एक क्या है कि ऐसे हम लोग बैठे रहते हैं और कान में सन इधर से जाके उधर से निकल जा रहा है, वो भी सडन हियरिंग लॉस ही हो जा रहा है। उसका भी उपाय यही है कि 72 घंटा के अंदर आप लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाए, नहीं तो वो परमानेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम टॉपिक लेके चलते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, मिक्स क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल क्या होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है, प्रॉब्लम इन आउटर ईयर, मिडिल ईयर, कान का जो बाहरी हिस्सा और कान को जो बीच वाले भाग में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस तभी होता है जब किसी का कान से पानी आना, बहुत दिन से पानी आ रहा है, पानी आते आते या तो फिर पर्दा में छेद हो जाए, ठीक है, पर्दा में छेद हो जाए, पर्दा में छेद हो जाने के बाद क्या होता है कि पर्दा का परफोरेशन जो है बड़ा हो जाता है, देन कंडक्टिव हियरिंग लॉस उसी को बोलते हैं। अगर वो कान से पानी आ रहा है, पीप क्या है कि गंध में बदल गया, पीला पीला कलर उसका चेंज हो गया है और वो गंध आने लगा है, तो वो मिक्स हियरिंग लॉस में बदल जाता है। इसलिए जब भी पर्दा में छेद हो तो कोशिश कीजिए कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं, नहीं तो वो मिक्स हियरिंग लॉस में बदल जाने के बाद पर्दा का ऑपरेशन होने के बाद भी हियरिंग लॉस वापस नहीं आएगा। ठीक है, पहला। दूसरा है मिक्स हियरिंग लॉस। मिक्स हियरिंग लॉस क्या होता है, आउटर ईयर एज वेल एज मिडिल ईयर और कान का अंदरूनी भाग में प्रॉब्लम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि मिक्स हियरिंग लॉस में हड्डी और नस में दोनों में समस्या पकड़ लेता है। ये तभी होता है जब मिडिल ईयर से इन्फेक्शन होते हुए इनर ईयर में प्रयोग कर जाए। जैसे किसी का कान का पर्दा में छेद है, पर्दा में छेद है, पानी आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करते करते क्या होता है, स्कूलर चैन का जो मेलुअस इंटरस्टिशियस हड्डी है वहाँ पे इन कर जाता है और धीरे धीरे करके वो पानी इनर ईयर में चला जाता है। इसी के कारण मिक्स हियरिंग लॉस होता है। और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है वो डायरेक्ट इनर ईयर में प्रॉब्लम होता है। कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल है, उस हेयर सेल को कमज़ोर कर देना या धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है। तो सेंसोरी न्यूरल का कोई दवा दारू नहीं है, एक ऐसे न्यूरोबियन कोड दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कान का मशीन लगाने से कान खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी का भी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, तुरंत जल्द से जल्द ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके और कान का मशीन ले। इसमें लेट कीजिएगा तो कल होके कान का पावर नहीं रहेगा तो आप मशीन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिन्हीं का भी है वो आराम से कान का मशीन लेके प्रयोग करें और लगाएं। अभी सबसे ज़्यादा केस मेरे पास आ रहा है स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन का। स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन है क्या? स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन जो हमारा है, कान के पर्दा के पीछे से एक स्टिचियन ट्यूब गया हुआ है, उसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं। हवा को जो है वेंटिलेट करके बाहर निकलता है। तो जब भी हम फ्लाइट पे जा रहे हैं या कहीं भी झूला वूला पे बैठ के कहीं रोपवे पे जा रहे हैं तो उस समय क्या है कि लोगों को कम से कम चिलगम रखना चाहिए। चिलगम रखने से क्या है कि स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन नहीं होता है, अपना मुंह में चबाए। नहीं तो अभी तो सुनते होंगे कि फ्लाइट से हम सफ़र करके दिल्ली से मुंबई गए और कान के पीछे वाला भाग में मेरा दर्द होने लगा। ऐसा तो केस आ ही रहा है। अभी जा रहा है मेरा आवाज़ क्या? जी बिल्कुल आ रहा है। जी जी हाँ, तो स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन अभी जो फ्लाइट से ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, उनको क्या कान के पीछे यहाँ पे दर्द होता है, तो उनको पता नहीं चलता है कान के अंदर दर्द है कि कान के यहाँ दर्द है, तो उसमें स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन होता है। तो स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन में कोशिश ये करें कि जब भी फ्लाइट से आप कहीं सफ़र करें तो क्या है ना कि आराम से वो चिलगम रखे, ठीक है, बूमर रखे और साथ में उसको चबाते रहें। ठीक है, अब मेरा जो अब डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस आप लोग को हम बता देते हैं कि नॉर्मल का रेंज क्या होता है और हियरिंग एड कब कब लगाना चाहिए। अगर कान के पर्दा में छेद है, कान से पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप कान का मशीन नहीं लगा सकते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कभी पर्दा का छेद अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऑपरेशन ना करवा के हमारा सुनाई भाग गया है तो मशीन लगा ले, तो ये संभव नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कभी भी गलती से भी कान का मशीन नहीं लगाना है। उसके बाद रहा कि मिक्स और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ही कान का मशीन लगाना है। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस क्या होता है?
0 से 25 जो होता है हमारा नॉर्मल रेंज होता है, 26 से 40 जो होता है माइल्ड होता है। माइल्ड में तीनों टाइप होता है, कंडक्टिव रहे या मिक्स। माइल्ड में मिक्स नहीं होता है। फिर मॉडरेट में कंडक्टिव, मिक्स और सेंसोरी न्यूरल तीनों आता है। 41 से 55 जो हमारा मॉडरेट हियरिंग लॉस है, ये हमारा रडार है। मॉडरेट हियरिंग लॉस के बाद आप मशीन हर हाल में लगा लीजिए। अगर कंडक्टिव है तो आप कान का मशीन नहीं लगाइए। और मॉडरेट के बाद है कि आप हर हाल में जितना कोशिश कीजिए मिक्स और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाले पेशेंट नज़दीकी ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके कान का मशीन लगाएं, ठीक है। उसके बाद 56 से 70 हो गया मॉडरेटली सीवियर, और 71 से 90 जो हो गया सीवियर, और 90 से ऊपर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो गया जिसमें कोई मशीन नहीं काम करता है, ठीक है। और हियरिंग में कोई अगर टॉपिक पूछना है तो पूछ सकते हैं सुनाई वाला में। जी डॉक्टर साहब, जैसे 70 के लगभग में ओल्ड एज हो जाता है और उसमें सुनाई कम पड़ने लगता है ऑटोमेटिक, तो उसमें क्या मशीन लगाने से काम हो जाता है? हाँ, हर हाल में मशीन, देखिए मशीन क्या करता है, कान का जो मशीन है वो आपका 70 जो हियरिंग लॉस है उसको तो हम वापस करके तो नॉर्मल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। बट हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे हियरिंग एड का कंपनी, इतना अच्छा कंपनी हमारे इंडिया में आ गया है कि 70 से आपको 5 साल 7 साल तक भी अगर हियरिंग एड लगा लीजिएगा तो आपका 71 नहीं हो सकता है। हाँ, 70 पे आके स्टॉप हो जाएगा हियरिंग लॉस, और उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल में सुनाई देगा। लेकिन अगर आप मशीन नहीं लगाएं तो कॉक्लिया के अंदर जो हेयर सेल है वो धीरे धीरे करके डैमेज होते हुए ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन के पास जाता है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो कल हो कि आपके पास पैसा रहते हुए भी कान का पावर बचेगा तभी तो मशीन काम करेगा। सीवियर से प्रोफाउंड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 8 से 9 महीना 1 साल तक अगर आप मशीन नहीं लगाइएगा तो वो कन्वर्ट होकर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में हो जाता है। उसके बाद आप लाख क्या 2 लाख 5 लाख का भी मशीन लगा लीजिएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए मशीन लगाना एकदम जरूरी है। जैसे कल परसों ही मेरे योगा में आई थी एक दीदी, वो अभी मैंने मैसेज किया है, उनका भी कान से जैसे पानी आता है और खुजली भी होता है, तो क्या उनको ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए? अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहा तभी ऑपरेशन करवाना चाहिए। अगर मिक्स आ गया तो ऑपरेशन नहीं करवाना है। अच्छा, क्योंकि मिक्स आने पे तो फिर हड्डी पकड़ लिया, हड्डी और नस पकड़ लेने के बाद फिर हम पर्दा लगा के ही क्या कर पाएंगे जब वो हियरिंग लॉस वापस ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ही ओनली ऑपरेशन होता है, मिक्स में नहीं। ओके, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। हियरिंग लॉस के बारे में और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं सुनाई वाला में, बच्चा में या एडल्ट में। जो भी बच्चा में हियरिंग लॉस जो हो रहा है वो क्या है ना कि बच्चा अभी जन्म के बाद 10 में से एक बच्चा को है कि जन्मजात हियरिंग लॉस हो रहा है, जिसमें सुनते होंगे कि बच्चा ना बोलता है ना सुनता है। तो उसमें बहुत बढ़िया सेंट्रल सरकार का और बिहार सरकार का एक स्कीम है कि उसको क्या है ना कि एडल्ट के लिए हम लोग ऑडियोमेट्री टेस्ट से पता करते हैं कि सुनाई का क्षमता कितना है। और बच्चा के लिए एक टेस्ट है बेरा टेस्ट। बेरा टेस्ट क्या होता है कि सुला के बच्चा को ऑटोमेटिक जांच किया जाता है। ये हर एक ऑडियोलॉजिस्ट का सेंटर पे अवेलेबल है। अगर बच्चा सुनता भी नहीं बोलता भी नहीं है तो उसमें क्या है कि जो भी 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च होता है कॉक्लियर इम्प्लांट में, वो पूरा बिहार सरकार या सेंट्रल सरकार आपको पे करके ऑपरेट करवा के, और फिर उसके बाद बच्चा क्या है ना कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद सक्सेसफुल तो बोल भी पाएगा और सुन भी पाएगा। बहुत सुंदर। हाँ, और कोई हाँ किन्हीं का प्रश्न है? ये तो आगे और कंटिन्यू दूसरे विषय पे रखेंगे। हियरिंग लॉस पे या फिर कान का डिजीज पे, नाक का डिजीज, कुछ भी पूछ सकते हैं। मोबाइल की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे बचने के लिए ही बताया जाए और भी लोगों बच्चे के लिए। हाँ, बच्चों के लिए, चाहे बड़े भी, कैसे इसको छोड़े, है ना? बड़े के लिए तो हम अभी डिस्कशन में हमारे जो सत्य प्रकाश जी वो बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, हमारा जो आज मेन मकसद था बच्चे के लिए ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म एडिक्टेड अभी हो रहे हैं, उस पे मेन टॉपिक था। बाकी एडल्ट के लिए क्या, एडल्ट को तो वही है कि अपना टाइमिंग मेंटेन करना पड़ेगा, अपना टाइम से अपना थोड़ा धीरे धीरे करके। एडल्ट के लिए क्या समझाना, एडल्ट तो खुद लोग समझदार है, मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, और हम क्या बोल सकते हैं। युवा नहीं समझदार है, आज के युवा नहीं समझदार है मुझे तो लगता है सब बच्चे ही हैं। बड़े होके भी युवा भी गेम खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो और रात को नींद ही नहीं आ रही है, अनिद्रा की समस्या है,
तो हाँ, तो उन फिर लोगों को तो वही ना हम बोले कि बच्चे को तो थेरेपी दे के हम लोग ठीक कर सकते हैं, एडल्ट को क्या, एडल्ट को तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा ना उसको खत्म करने के लिए। अगर समझा दिया जाए कि नहीं समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, फिर दवा खाइए, और कोई उपाय नहीं है इसका। बाकी तो जी मेरा सिंपल सी बात है कि फिजिकली आप शरीर को इतना थका ही दीजिए कि आपको नींद तुरंत आ जाएगा, फिर कहाँ फोन और कहाँ कुछ यूज ही नहीं कर पाएगा लोग। मतलब जो बच्चे इंडोर में गेम खेलते हैं उनके लिए ये है कि आप आउटडोर होके थोड़ा जाके गेम खेलो, हाँ गेम या फिर खेलिए। माँ हाँ खुद उस बच्चों के साथ गेम खेले, हाँ, है ना, जब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करे, माँ भी मोबाइल में लगी हुई है, बच्चा अपना मोबाइल में लगा ठीक हुआ है, है। अगर अब जैसे ऐसा है तो आप उस बच्चे को क्या है ना कि अपना क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, शरीर को थकाएगा, वो अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और जो उससे ऊपर जॉब करने वाले वो तो उनको तो समझा ही सकते हैं ना, तो ये समझाने के लिए तो सत्य प्रकाश भैया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, बाकी कुछ जैसे छोटे बच्चे को आजकल माँ मेहनत नहीं करती है। हम लोग जब बच्चे छोटे थे गोद में तो हम लोग कहानी सुना सुना के, चिड़िया देखिए, की, बुरा नहीं तोता की, मानिएगा, मैना की, बुरा नहीं बच्चों मानिएगा, को एक भोजन टॉपिक इस कराते पे हम बोल रहे हैं, खाली ध्यान से आप सुनिएगा। थे। जी ठीक है, जी ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था ना कि शहर में, देखिए हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी उस धूल मट्टी में खेले हैं, जो गेम होता है हम भी खेले हैं। गांव में जितना भी गुल्ली डंडा वंटा जो भी होता है सब हम लोग जितना खेले गांव में सब खेले हैं। पहले का क्या होता था ना कि पहले हम लोग जाते थे, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, उतना था नहीं, नानी का कहानी, दादी का कहानी, दादा का कहानी सुनते थे। पहले क्या होता था कि शहर में जब जाते थे ना तो लोग भेदभाव करता था। जैसे हम लोग भी कभी किसी के कहीं जाते थे मौसी घर या फूआ घर, तो बड़े बड़े शहर में जाते तो लोग वहाँ पे क्या होता था ना कि नहीं ये गांव से आया है तो ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो इसको हम अपना बेटा को नहीं खेलने देंगे, या फिर ऐसे शहर में ऐसा पहले होता था। अब तो धीरे धीरे करके शहर में नहीं होता, तो वहाँ पे जो वहाँ पे रेसिडेंट्स है वो नहीं करते, लेकिन अगर गांव का कोई चला गया तो ये चीज़ वो करते। लेकिन अब क्या सिंपल सी बात है कि गांव में क्या है ना कि गांव में अगर 5 घर है, 5 घर अपने टोला पड़ोस के आसपास में है, उसमें 2 से 3 घर में अगर जॉब लग जाता है तो वो भी अपने बच्चे को उस बगल वाले बच्चे के साथ नहीं खेलने देते हैं, क्योंकि हो गया क्या है ना कि अब शो ऑफ का दुनिया चला गया, दिखावा का दुनिया आ गया है। पहले ये नहीं था, अब लोग है कि दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हम उसके पिताजी टीचर हो गए तो हम अपने बेटा को कैसे उसके साथ खेलने दे देंगे। लेकिन हम आपको हकीकत बता रहे हैं, एक समय ऐसा समय क्या अभी आ गया है, वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चा जो है उनको ज़बरदस्ती हम लोग बोलते हैं कि 2-2 बच्चा को घर में लेके आइए, अपने बच्चे को उसके साथ बैठा के खिलाइए, खिलाना ही पड़ेगा। उनके साथ आप बैठाइए, खेलिए, तभी आपका बच्चा ठीक होगा। प्ले स्कूल में डालिए जितना जल्दी हो सके। अगर नहीं बच्चा आपके पास में है तो मोहल्ला से 4-5 बच्चा को बुला के लाइए, चॉकलेट खिला के लाइए, लेकिन लाइए और सबको बैठा के अपने बच्चे को बीच में रखिए, तभी आपका बच्चा ठीक होगा। तो ये शो ऑफ क्या है, दिखावा का दुनिया के कारण क्या है कि लोग नहीं मन में ये कर लिए कि नहीं मेरा हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो मेरा बाबू है कि उसके साथ रहेगा तो ये हो जाएगा, वो इससे उठना पड़ेगा। हम लोग खुद बच्चा बन के बच्चों के साथ खेलते थे। यदि बच्चे नहीं हैं वहाँ पर तो बाद में तो थेरेपी में फिर माता पिता को रेलगाड़ी छुक करके बच्चा के साथ बनने में उस समय मजा आता है, पड़ेगा। उस समय तो मजा ही आता है ना। हम लोग बचपन में यही बच्चों के साथ बच्चे बन के माँ बाप यदि खेले हाँ तो अभी बच्चे मोबाइल लेंगे ही नहीं। अभी हम बच्चे के साथ बच्चे बन के थेरेपी कराते तो उनके माता पिता को भी बच्चा बन के थेरेपी में बैठना पड़ता है, वो भी बच्चा जैसा मियो 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 मो करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसी का दिन है, अब गांव में भी वर्चुअल ऑटिज्म होने लगा है। ठीक है, तो ये शो ऑफ दुनिया से थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल अभी बता देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, मैं भी करता हूँ, नहीं करता हूँ तो बहुत सारे लोग डांटते भी हैं कि सुबह में उठता नहीं है, योग नहीं करता है। तो अब सुनिए क्या होता है कि हम लोग का डेली सुबह में 7 बजे से 6 बजे से ही 5:45 से योग सेशन चलता है। तो बेड पे जैसे ही हम लोग उठते हैं तो पहले ये देखते हैं कि योग क्लास चल रहा है कि नहीं, और उठते के साथ पहले मोबाइल लेते हैं और देखते हैं कि सेशन का टाइम हो गया, सेशन चल रहा है या नहीं। फिर क्या डर लगता है, वही जो जैसे आज भी टॉपिक है तो डर लगता है, इसलिए देख करके 1 मिनट देख लेते हैं, सेशन चल रहा है, उसके बाद हम लोग उसको ये कर देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा काम भी रहता है, व्यस्तता भी रहती है, फिर भी जुड़ते हैं हम लोग। ये एक मजाक में बात बोल दिए। अब आगे सुनिए, देखिए क्या होता है, ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, ये सब लोगों के साथ हो रहा है कि आप सुबह उठते हैं और उठते के साथ सबसे पहले मोबाइल हाथ में मतलब लेना ही लेना है,
और ये मतलब समझिए कि आपका WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक आया है कि अभी कैंसर जैसा वर्ड जो है ना सिंपल चीज़ हो गया है, लेकिन जिसके साथ होता है, उनको समझ में आता है कि वो चीज़ क्या होता है, राइट? तो अभी आया है कि इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़ करते हैं या सुबह उठ कर के भी मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप हम सभी लोग हिंदू में अपना एक संस्कार है कि सुबह उठिए, पहले हाथ देखिए, फिर धरती माता को प्रणाम कीजिए, तो वो चीज़ तो भूलते जा रहे हैं क्योंकि अभी हर एक जगह गाँव में भी टाइल्स हो गया है, धरती माता तो अब है नहीं कि उनको हम लोग पैर रखेंगे। तो अब क्या है कि मोबाइल माता हो गए हैं, समझिए आप ऐसे कि सबसे पहले हम लोग सुबह उठते के साथ हाथ ना ये करके और सबसे पहले मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं। उसमें फिर व्हाट्सएप देखेंगे या फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान आज के डेट में हो रहा है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप सुनिए या देखेंगे कि सुबह-सुबह लोग उठ रहे हैं और वो मतलब कभी बच्चों से चिड़चिड़ा जा रहे हैं, अपना फैमिली से झगड़ा हो जा रहा है या फिर वो टेंशन में आकर के कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा बात बोल दे रहे हैं। उसका रीज़न कुछ और नहीं है, उसका रीज़न ये है कि रात में भी जब हम लोग सो रहे हैं, तो मोबाइल में उल्टा-पुल्टा चीज़ देख कर के सो रहे हैं और सुबह भी उठ रहे हैं, तो वो मोबाइल में वही सारा चीज़ देख रहे हैं। जिसके कारण हम लोग सच्चाई ये है, लोग बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि डिप्रेशन का शिकार या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी को हम लोग उसको लाते हैं। जैसे आपसे जब मुस्कुरा के बात कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा सही हो जाता है, गुस्सा करके बोल देते हैं तो हाई हो जाता है, नहीं तो जिसका जो भी प्रॉब्लम है वो लो हो जाता है, राइट? वो बीमारी हम लोग जानबूझ के भी बहुत सारे चीज़ लाते हैं, आज की डेट में जो ये हो रहा है। तो हम लोगों को ये प्रयास करना है कि जितना कम यहाँ पे लोग पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहे हैं या फिर बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि आज जो टॉपिक रखे हैं ये लोग खुद नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोग मोबाइल का नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे का नहीं, अपना जीवन बचाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को रखे हैं। जैसे आज इस अवेयरनेस की जो बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि 90%, लेकिन 1% लोगों को आज ज़रूर वो संकल्प लेंगे कि हमें आज जो डेली 12 बजे, 1 बजे रात तक जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते थे, उसको थोड़ा-सा कम करेंगे। चाहे आप आधा घंटा कम कीजिए या 1 घंटा कम कीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग आप सोचिए कि नहीं हमें आज से थोड़ा-सा मोबाइल कम करना है। बच्चों के साथ ज़्यादा समय देना है, अपने फैमिली में माता-पिता आप देखिए अभी फ्रेंड के साथ हम लोग बैठते हैं, तो 4 फ्रेंड बैठते हैं, चारों अपना-अपना एक मोबाइल लेकर के कुछ न कुछ जो है ना डिस्कशन भी होगा तो वो मोबाइल से ही होगा। उसमें देख लिए कि आज फेसबुक में नीता अंबानी ये कर ली तो अब डिस्कशन शुरू हो गया। फेसबुक में कुछ और देख लिए, उस पे डिस्कशन शुरू हो गया। तो इस चीज़ से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। जी, अभी एक ईश्वर चंद्र जी फिर से इनका क्वेश्चन है, क्या आप सीआई की थेरेपी कराते हो? अगर कराते हैं तो चंद्र जी बताइए, क्योंकि मेन टॉपिक हम लोग का है कि लोगों को उस पे ये करना। जी। हाँ, एक कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी होता है, सीआई थेरेपी उसको बोलते हैं। वो वही अभी जो बताए थे ना कि कॉकलियर इम्प्लांट जो बच्चा ना सुनता है ना बोलता है, उसका ऑपरेशन होने के बाद क्या है कि सीआई मशीन लगाता है, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट उनको कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी देते हैं। तो उसमें उनको क्या मतलब कहाँ तक लेवल उनका पहुँचा है, कुछ हमको डिटेल्स देंगे तभी ना हम इस पे बता पाएंगे। वो बोल तो नहीं रहे हैं कुछ, हमेशा चैट में ही लिख रहे हैं। अगर आप अभी भी लिख पा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग उसको क्वेश्चन को ले लेंगे आपका। उनका है कि कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी होता है, ठीक है, उसमें क्या है ना कि बहुत सारा टेक्निक होता है। तो ऐसे कहाँ तक पहुँचा है थेरेपी, अगर वो नहीं करा रहे हैं तो एक बार बताएंगे तभी ना उसका थेरेपी है कि हम डिस्कस अपना कर। नंबर दे दें, चैट में अपना नंबर दे दें। नंबर जिनको भी चाहिए वो हमसे या किशोरी दी से ले सकते हैं, मैं किशोरी दी को भी नंबर दे दूंगा। ऐसे अगर वो सुन पा रहे हैं तो हम अब बता देते हैं, उसमें एक ऑडिटरी ट्रेनिंग चलता है पहला, ठीक है, पहला जो सेशन उसका है ऑडिटरी ट्रेनिंग कि जैसे अगर कॉकलियर इम्प्लांट हुआ, किसी का भी कॉकलियर इम्प्लांट हुआ तो आवाज़ का दुनिया में वो तो नया आएगा, उसको क्या पता है कि पंखा का आवाज़ क्या होता है या बिल्ली का आवाज़ क्या होता है या कुत्ता का आवाज़ क्या होता है, क्योंकि वो तो आवाज़ के दुनिया में तो जैसे पहला बार ना वो बच्चा आता है तो उसको पहले क्या ऑडिटरी ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑडिटरी ट्रेनिंग कहने का अर्थ है कि अलग अलग तरह के आवाज़ को उसको सुनाना, बिल्ली का आवाज़ सुनाना, कुत्ता का आवाज़ सुनाना, ढोलक का आवाज़ सुनाना, बहुत तरह का मतलब उसमें क्या होता है कि आवाज़ दे के उसको सुनाना। फिर एक लिंक साउंड होता है ए, अगर सुन रहे मेरी तो नोट कर लें,
ए ई ओ स मम, ये 6 वर्ड जो है इस पे काम करना रहता है। फिर तीसरा जो है आ ई उ अ, ये सब वर्ड पे फिर उसका सिमिलर ऐसे कर करके करना रहता है। फिर उसके बाद ट्रांस जो होता है, ट्रांसपोर्ट का साउंड देना रहता है ऐसा बच्चे को। अब बहुत सारा वर्ड पे काम करना, फिर सिंगल कमांड, फिर वन वर्ड पे काम करना पड़ता है, फिर उसको सेंटेंस में लाता है, फिर वो बच्चा बोल पाता है। अगर ये सब उनका थेरेपी अगर नहीं चल रहा है तो ये सब पे स्टार्ट करें, तो मेरा नंबर ले ले, हम उनको लिख के भेज देंगे व्हाट्सएप पे। हम जी अपने निष्कांत, टॉपिक पे आए। हाँ कुछ प्रश्न है। निष्कांत सर हम लोग के साथ जुड़े हैं, स्वागत है। हाँ, कुछ प्रश्न था मेरा आर्थराइटिस से संबंधित। आजकल जो है 40 उम्र के बाद जो है नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर इस बारे में कुछ थेरेपी से उनको राहत मिले या निजात मिले तो बहुत अच्छा सुझाव होगा। नहीं, इसके लिए अगर सत्य प्रकाश जी अगर समय मिले तो बोलिए, हम एक दिन एक हमारे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, डॉक्टर साहिल चौरसिया जी हैं, उनको बोलिए हम जुड़वाते हैं आपके सेशन में। ये सारी जानकारी आपको सर दे भी सकते हैं तो बहुत अच्छे से, तो फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ बिल्कुल, या ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक बार हम सेशन में बोलिएगा। तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, नवादा में है, डॉक्टर साहिल चौरसिया, उनको हम एक बार बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सेशन में आ सकते हैं। उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछिएगा, वो बता देंगे। हमारा जो टॉपिक है स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड, एडल्ट एंड चाइल्ड। ओके। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। समय थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा सा आ जाते हैं वॉइस डिसऑर्डर पे, लैंग्वेज डिसऑर्डर पे और स्पीच डिसऑर्डर पे। कम समय देते हुए हम थोड़ा सा सब सेशन को बारीकी से देते चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम वॉइस डिसऑर्डर पे आते हैं। वॉइस डिसऑर्डर का नाम सुने होंगे कि कोई सिंगर है, उसका गला मतलब आवाज़ उसका है कि फट के आना, या किसी का सर्दी खांसी। अभी देखिए, अभी किसी को भी अगर गला में खराश हो तो जो करने का आदत है ना, उसको करना बंद कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका वोकल कोल्ड गैपिंग बढ़ जाएगा और आपका आवाज़ चेंज हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे लगे करने का कि नहीं गला में कुछ फंस रहा है, गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी से गराला कीजिए, या फिर गर्म पानी को लेकर लंबा सांस लेके छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वॉइस डिसऑर्डर उसी से हो रहा है। अभी जो आपका वोकल कोल्ड गैपिंग आ रहा है, ठीक है। वोकल कोल्ड पैल्सी का भी नाम सुने होंगे। आवाज़ जैसे अब हम बोले कि सत्य प्रकाश भैया, तो वो बोलेगा सत्य प्रकाश भैया, आवाज़ उसका चेंज हो जाएगा। ये वॉइस डिसऑर्डर में आता है, तो इससे बचे। खाना बना इसी से भी वॉइस डिसऑर्डर आ रहा है। चलिए अब हम टॉपिक, इसमें कुछ पूछना है वॉइस डिसऑर्डर के बारे में? नहीं, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू। अब हम आते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। लैंग्वेज डिसऑर्डर का सबसे महत्वपूर्ण तो हम बता ही दिए, ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में आज बता दिए। अब हम उसका जो मेन टॉपिक चलते हैं, बच्चा में सीपी हो गया, सेरेब्रल पैल्सी, जो वन साइडेड प्रॉब्लम होता है, बच्चा का सेरेब्रल में दिक्कत होता है, बच्चा को अच्छी तरह से नहीं चल रहा है मसल कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, ऐसा होता है। इसमें बच्चे को बोलने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। सेरेब्रल पैल्सी बच्चे, सीपी बच्चा का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसका वन साइडेड क्या है ना कि उसका देखिएगा कि वो हाथ भी उसका एक ऐसे करके हाथ करके रखेगा और चल भी नहीं पाता, और लार हमेशा गिरते रहता है, ठीक है। और वो बच्चा को बोलने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। सीपी बच्चा, अगर सीपी बच्चा में अगर किसी मतलब किन्हीं के जान पहचान में अगर ऐसे बच्चा है, सीपी बच्चा है, सेरेब्रल पैल्सी, जिनका कि हमेशा वो बच्चा का लार गिरते रहता है, या चलने में या फिर हाथ में भी परेशानी और बोलने में भी समस्या है, तो देन इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें? बिल्कुल जी। सीपी बच्चा कोई नहीं है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सीपी बच्चा में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मेंटल रिटार्डेशन केस होता है। मेंटल रिटार्डेशन वो भी लैंग्वेज डिसऑर्डर में ही आता है। बच्चे को अपने दिमाग से थोड़ा समझदारी कम होता है, ठीक है। बैठना और शांत बैठ भी नहीं सही से पाता है और शांत भी नहीं रहता है, ठीक है। तो वो और क्या है, उसका बिहेवियर इशू भी होता है, वो भी ऑटिज्म का थोड़ा सा सिम्टम उसमें भी होता है, हाइपर एक्टिविटी भी होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चा में भी है, उसमें भी किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें? जी,
जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अब हम आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक लैंग्वेज डिसऑर्डर में फेजिया पे भी आते हैं। ठीक है, फेजिया जो अभी क्या पैरालिसिस पे, ठीक है, कोई एडल्ट जो है जिसको पैरालिसिस मार दिया अचानक, उसका आवाज गुम हो गया, ऐसा तो अभी बहुत सारा पेशेंट अभी है कि बहुत अचानक से टेंशन या प्रेशर में है, स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक आता है तो वो सेरेब्रम पैल्सी में होता है, स्ट्रोक मारता है, या तो लेफ्ट में मारेगा तो राइट को डैमेज करेगा, राइट हेमिस्फीयर में अगर स्ट्रोक लगेगा तो लेफ्ट को डैमेज करेगा। जी। ठीक है ना। एफेजिया जो जिसका कि एक्सीडेंट के कारण या स्ट्रोक आने के कारण सुने होंगे कि मतलब चलने बुलने में दिक्कत एडल्ट में होने लगा, आवाज उसका अचानक गुम हो गया, बोल नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ पूछना है एफेजिया के बारे में? तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है, और ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को। नहीं नहीं, तो टाइम नहीं लगता है, बोलने में तो बहुत जल्द, मतलब 15 से 16 सेशन में वो बोल जाता है प्योर 100%। ओके। एफेजिया, अगर एफेजिया केस जो है, अगर किसी को स्ट्रोक लगा है तो चलने में अगर दिक्कत हो रहा है तो वो फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करे। अगर बोलने में दिक्कत हो रहा है तो मैक्सिमम 17 से 20 सेशन जाता है, 17 से 20 सेशन से ज़्यादा नहीं जाता है। वो आवाज़ उसका जो गया हुआ है वो वापस आ जाता है, लेकिन तुरंत स्पीच थेरेपी से कंसल्ट करना है। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें वो इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसमें क्या अपने होता आप है कि नहीं बहुत आएगा। ज़्यादा लंबा समय लग जाता है उसमें। नहीं नहीं, अपने आप नहीं आ सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि स्ट्रोक लगने के कारण क्या होता है ना कि उनका ओरोमोटर वीक हो जाता है। ठीक है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, टंग जो है सही से ऊपर नहीं जाता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, उनका ब्लोइंग नहीं होता है, ब्लोइंग से हवा निकलना, वो कमजोर हो जाता है, उसी के कारण वो आवाज़ नहीं आता है। इसी पे काम करने से एफेजिया वाला जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें एफेजिया में पूछना है? अभी तो किसी का नहीं है। ठीक है, तो हम अब आते हैं स्पीच डिसऑर्डर पे। ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर में पहला जो आता है मिस आर्टिकुलेशन आता है, जिसको हम तुतलाना बोलते हैं। ठीक है, तो मिस आर्टिकुलेशन में क्या होता है ना कि पैट जो होता है, पैट यूज किया जाता है, पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट। जैसे होता है क्या, क ख ग र च छ ज झ जो भी होता है, तो उसमें क्या है ना कि 5 6 7 वर्ड पे पार्टिकुलर क्या है ना कि उसमें प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई चम्मच को बोल रहा है चम्मच बोल रहा है, किसी को आम बोलने के लिए बोल रहे हैं तो वो शाम बोल रहा है, किसी को बोल रहे हैं कि लाला बोल तो वो आला बोल रहा है। ठीक है ना, तो कुछ पार्टिकुलर वर्ड पे क्या है ना कि वो मिसआर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तुतलाता है। तो पैट के बाद हम लोग पता करते हैं कि कौन सा वर्ड में प्रॉब्लम है बच्चे को। उसके बाद क्या है ना कि पैट में पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट के बाद है कि बच्चे को पता करना रहता है कौन सा वर्ड में दिक्कत है। उस वर्ड को पहले वर्ड को क्लियर करना रहता है। ठीक है, चम्मच से या बहुत सारा टेक्निक होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वहाँ पे टंग को रखवा के, जैसे हम बोले यहाँ पे देखिए क यहाँ पे है और कोई क को अ बोल रहा है, तो टंग को पीछे कर रहा है, तो क को अ बोल रहा है तो क उसको बोलवाना है, तो वहाँ पे टंग रख के उसको बुलवाना रहता है। उसमें हम लोग मेनली मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का प्रयोग करते हैं। वो मिस आर्टिकुलेशन जो बच्चा तुतलाहट वाला होता है वो 100% क्योर होता है। स्पीच डिसऑर्डर का जितना भी पेशेंट है, लैंग्वेज डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो ठीक होने का चांस कम होता है, उसमें एफेजिया की ठीक होता है। बाकी स्पीच डिसऑर्डर का जितना भी पेशेंट है 100% क्योर होता है। वो हकलाना रहे, चाहे तुतलाना रहे, चाहे नकियाना रहे, या फिर वॉइस डिसऑर्डर का भी पेशेंट 100% क्योर होता है। हकलाना, तुतलाना, नकियाना या पिवोफोनिया, कोई लड़का या लड़की का आवाज़ बोल रहा है, कोई लड़की लड़का का आवाज़ बोल रहा है, ये सब प्योर 100% प्योर हो जाता है। ठीक है, अब मिस आर्टिकुलेशन के बाद हम चलते हैं स्टैमरिंग, जो कि हकलाना भी तो समस्या 10 में से एक बच्चा को या एक एडल्ट को आ गया है, हकलाने वाली समस्या। तो ऐसा भी बहुत सारा केस मेरे पास आ रहा है कि लड़का ठीक था, 16 17 18 साल तक ठीक है, कभी नहीं हकलाता था, टेंशन डिप्रेशन के कारण, ज़्यादा माइंड पे कुछ लोड लेने के कारण, वो डर के कारण हकलाने लगा। ठीक है ना, तो हकलाना में क्या होता है, जो स्टैमरिंग होता है उसमें क्या होता है कि फोनेशन जो होता है A-E-I-O-U जो होता है वो कंटिन्यू उसका नहीं रहता है जितना सेकेंड तक एक नॉर्मल बच्चा का रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्टैमरिंग में कुछ स्टैमरिंग बहुत ईजी चीज़ है, उसमें रिलैक्सेशन या इनहेल करके 2 एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइज है, या फिर कोई वर्ड को रुक के बोलने, वो 15 से 16 सेशन में हकलाना 100% क्योर हो जाता है। ये सब क्यूरेबल है, 16 से 17 सेशन में हकलाना भी